डिस्कस किया था कि हम ना कुछ 5 टॉपिक्स की एक सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे आज शिज़ोफ्रेनिया के बारे में हम बात करेंगे। अगला टॉपिक एंजाइटी डिप्रेशन, फिर उसके बाद बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और आखिर में होगा सब्सटेंस अब्यूज। तो शिज़ोफ्रेनिया भी बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साइकेट्री की जो असल पहचान है वो शिज़ोफ्रेनिया है। साइकेट्री की बात होती है तो हमें बेसिकली समझा यह जाता है कि साइकेट्रिस्ट ने पागलों का इलाज करना है, और जब पागलपन की बात आती है तो यही वो बीमारी है जिसके बारे में एक स्टिग्मा अटैच है, और इस बीमारी की वजह से बाकी लोग भी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं आते कि कहीं हमें भी पागलपन सफ़र कर लिया जाए। मैं चाह नहीं रहा था कि उनके आने से पहले हम को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ना ये एक्चुअली सबसे शुरू में हमने कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करना है, उसके बगैर आगे मज़ा नहीं आना। यार आपने देखा होगा कि हमने हर टॉपिक के आगे एक छोटा सा एडिशन किया है एक लफ्ज़ का, ताकि उसको हम प्रिसाइज कर सकें कि व्हाट इट इज़ अबाउट। तो जो शिज़ोफ्रेनिया है, इसके लिए जो हमने आगे टर्म ऐड की है द फ्रेगमेंटेड माइंड, बेसिकली ये इसका लफ्ज़ी मतलब है शिज़ोफ्रेनिया का, कि जब भी हम शिज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं तो ये लिटरली इसका मतलब है कि स्प्लिट माइंड या टूटा हुआ माइंड, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया हुआ जहन। तो जो शिज़ोफ्रेनिया की हम आगे अभी अगर बात करें, अच्छा इससे पीछे जाए, इससे पीछे। अच्छा, सबसे पहले जी शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन। शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि करेक्टराइज होता है 3-4 प्रॉब्लम से। एक तो ये कि थिंकिंग में डिस्टॉर्शन आ जाएगी, बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, परसेप्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो सबसे आखिर में नज़र आ रहा है वो 4 एरियाज में नज़र आ रहा है। पहले नंबर पर डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग, डिस्टॉर्शन इन बिहेवियर, डिस्टॉर्शन इन परसेप्शन, और ये सारी चीज़ें मिलके आगे चल के पर्सनैलिटी को डिसइंटीग्रेट कर देंगे। वेलकम सर, सर्जन्स की एक्सपर्ट सर्जन्स की टीम हमारे साथ वेलकम। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये शिज़ोफ्रेनिया की डेफिनेशन थी। इससे आगे हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम सबसे पहले ना 2 चीज़ों की डेफिनेशन देखना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि हेलुसिनेशन क्या है, और दूसरा ये कि डिलूजन क्या है। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हेलुसिनेशन ये है कि परसेप्शन लाइक एक्सपीरियंस विच आर्कर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं है, और हमने अपने हवासे खमसा के जरिए, अपने 5 सेंसेस के जरिए किसी चीज़ को परसीव करना शुरू कर दिया। अब जो भी हमारे जितने भी किस्म के सेंसेस हैं, उन सब के जो है ना, जितनी टाइप के सेंसेस हैं उतनी टाइप की हेलुसिनेशन हो सकती हैं। ऑडिटरी हो गया, विजुअल हो गया, और टैक्टाइल हो गया, अल्फैक्टरी, और आखिरी टेस्ट वाली को क्या कहेंगे, गस्टेटरी हेलुसिनेशन। अच्छा, ये तो मेन 5 हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेशुमार हैं, जिनमें से एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस हैं, जिसको ना वो शोर वगैरह का हम कहते हैं। कि बाज़ बात में कुछ मरीज़ों को लगता है कि जैसे जी टायर के रगड़ने की आवाज़ आ रही है कानों में, या सीटियाँ बजने की आवाज़ आ रही है, या परिंदों की विस्लिंग की आवाज़ आ रही है, तो ये एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस है। इसी तरह कुछ विस्ट्रल हेलुसिनेशंस भी होती हैं कि अगर आपको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में कुछ मूवमेंट फील हो रही है, या अगर हमें लग रहा है कि जी हमने पानी जैसे पी लिया और अंदर मूवमेंट को फील हो रही है, तो वो एक विस्ट्रल टाइप की भी हेलुसिनेशंस होती हैं। तो ये इसकी मेन जो है ना टाइप्स है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, डिलूजन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 डेफिनेशन हैं, उसके बाद हम फिर आगे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। डिलूजन की डेफिनेशन एनीवन जी? सर, कंट्रेरी टू पर्सन्स सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। बिल्कुल। और एक और है ठीक है। अच्छा, नहीं ये ठीक है। असल में जो मेन चीज़ है कि false firm unshakable belief despite the evidence to contrary, हम उसको लाख सबूत दे रहे हैं कि भाई ये बात ऐसे नहीं है, लेकिन वो नहीं मान रहा।
अच्छा, और वो सच को मानने को तैयार नहीं है और पूरे तरीके से उसको यकीन है, फॉल्स भी है उसका यकीन, फर्म है, अनशेकेबल है, डिस्पाइट द एविडेंस टू कंट्रेरी। हाउएवर इट डज नॉट अराइज फ्रॉम सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि अगर जी वैसे हम कहते हैं कि हमारे कंधों पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं और ये हमारा हिसाब लिख रहे हैं और हम किसी नॉन मुस्लिम के सामने जाके ये बात करें, तो वरना तो उसे चाहिए कि हमें डिल्यूशनल डिक्लेयर कर दे। अगर ये सोशो कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड को हम बीच में शामिल ना करें, तो इसलिए अगर हमारे सोशल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड से कोई चीज़ अराइज हो रही है तो ये डिल्यूजन नहीं है, ये नॉर्मल एक उसका थॉट प्रोसेस है, बिलीफ प्रोसेस है। अच्छा, तो डिल्यूजन की डेफिनेशन तो मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी क्लियर हैं। एनी डाउट्स अबाउट डिल्यूजन्स? अच्छा, डिल्यूजन की जो है ना आगे बेशुमार टाइप्स हैं, जिसमें से चंद एक लिखी हुई हैं जो कि बड़ी कॉमनली प्रेजेंट करती है हमारे पास। ग्रैंडियोस डिल्यूजन आते हैं कि जी मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं तो हूँ, मेरे बड़े तल्लुकात हैं, मैं मतलब बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हूँ, मैं लोगों को बाज़ बात रिलीजियस किस्म के जब क्रेडियोसिटी आती है तो वो खुद को इमाम महदी डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट खुद का खुदा वास्ता वो दावा कर सकते हैं, वली होने का दावा करते हैं, और इस तरह के डिफरेंट ग्रैंडियोस डिल्यूजन आ सकते हैं। परसिक्यूटरी डिल्यूजन आ सकते हैं कि जैसे कोई मुझे मारने लगे, कोई मेरी जान का दुश्मन है, मुझे कत्ल कर देगा। निहिलिस्टिक, सोमैटिक और निहिलिस्टिक और बिजार। निहिलिस्टिक होते हैं कि जी इन एग्जिस्टेंट के जी जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ दिन पहले मैंने वो केस शेयर किया था कोटार्ड सिंड्रोम का, कि जिसमें बंदे को लग रहा था कि मेरी डेथ हो चुकी है, और उसकी जो सबसे इब्तदाई स्टेज होती है वो निहिलिस्टिक डिल्यूजन से होती है कि जी मेरी ऑर्गन्स डेड होना शुरू हो गए हैं। मसलन मेरी इंटेस्टाइन काम नहीं कर रही, मेरा मैदा काम नहीं कर रहा, मेरा दिल मर गया है, गल सड़ गया है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो ये है कि जी मेरी पूरी बॉडी की डेथ हो चुकी है और मुझे सिर्फ दफनाया जाना बाकी है। अच्छा, तो ये डिल्यूजन की और बिजार क्या है? बिजार डिल्यूजन हर वो डिल्यूजन है जिसको हम ये कहेंगे कि जो कि अदरवाइज एक्सप्लेनेबल नहीं है। जैसे कि अगर एक बंदा कहता है कि जी मसलन मेरे इधर एक सीटी लगी हुई है, जब बाहर से कोई बंदा इंटर होता है तो यहाँ से मुझे आवाज़ आती है और वो विसल बजती है, तो ये एक बिजार डिल्यूजन होता है, तो जिसका अदरवाइज भी डजंट मेक एनी सेंस। तो ये डिल्यूजन की डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट। अच्छा, इल्यूजन की मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे इल्यूजन का हमारी इस प्रेजेंटेशन से तल्लुक कोई नहीं है, लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज कर देते हैं हेलुसिनेशंस को और इल्यूजन्स को। इल्यूजन क्या है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टिमुलस। अगर कोई स्टिमुलस मौजूद है और उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिसको उर्दू में शायद शराब कहते हैं, कि जी सड़क पे जा रहे हैं, आगे लगता है पानी खड़ा है लेकिन वो पानी नहीं होता और वो मतलब रोड ही होता है, तो वो इल्यूजन है। तो वैसे अदरवाइज इल्यूजन का हेलुसिनेशन की है ना बेसिकली उसका बिलीफ, और अगर उसको इस हद तक यकीन है कि जी मुझे फॉल्स प्रेगनेंसी है, तो उसको तो लगेगा ना कि रियल प्रेगनेंसी है, तो ऑब्वियसली वो डिल्यूजन है। बेसिकली एनी डिल्यूजन विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाई सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। अगर हमें मरीज आके रोज़ाना कहते हैं हमें जिन पड़े हुए, तो ये डिल्यूजन नहीं है, क्योंकि जिन पढ़ना हमारे यहाँ सोशली और कल्चरली और रिलीजियसली एक्सप्लेन होता है। डिल्यूजन भी विदाउट बाज़ का जो है ना शिज़ोफ्रेनिया से हट के भी हो सकता है, वो उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर भी कहते हैं। मैडम आगे आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, सिम्टम्स ही हम आएंगे ब्रीफली। सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। एनीवन, मलिक साहब प्लीज अगर आप बताना चाहेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स कौन सी होती हैं और नेगेटिव सिम्टम्स कौन सी होती हैं? स्किन के कोई इंसेक्ट काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिव। हाँ, मतलब एक्चुअली इसको अगर हम समराइज करें तो ये होगा कि कोई भी ऐसी सिम्टम जो कि ऐड हो गई है आपकी प्रेजेंटेशन में, जो कि रूटीन में नहीं होती, मसलन हेलुसिनेशन आ गई है, ये ऐड हो गई है, डिल्यूजन कोई आ गया है, ये ऐड हो गया है, टैक्टाइल हेलुसिनेशन आ गई है, ये ऐड हो गया है, तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। अच्छा, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगी शिज़ोफ्रेनिया की? कि अगर आपके रूटीन फंक्शन से कोई चीज़ माइनस हो गई है, मसलन आप पहले लोगों से घुलते मिलते थे, हाँ आप पहले लोगों से घुलते मिलते थे, अभी नहीं घुलते मिलते, अभी आपका सोशल विड्रॉल हो गया है, तो ये नेगेटिव सिम्टम होगा। आगे नेक्स्ट।
अच्छा, ये जी बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। ये श्नाइडर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी ना कन्फ्यूजन रहती है अक्सर लोगों को ना बेसिकली कि जी साइकोसिस की सिम्टम्स क्या क्या हैं। अच्छा, एक तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि शिज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस बेसिकली अक्सर औकात अल्टरनेटिवली इस्तेमाल होते हैं। शिज़ोफ्रेनिया तो साइकोसिस ही है, लेकिन हर साइकोसिस शिज़ोफ्रेनिया नहीं होती। तो बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें डिल्यूजन आ जाए, हेलुसिनेशन आ जाए, उसको हम साइकोसिस कह सकते हैं। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया एक अलग से डिफाइंड कैटेगरी है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो शिज़ोफ्रेनिया के अंदर अगर हमें ये अलामतें नज़र आ जाएँ, और ये बड़ी टेक्निकली और बड़ी आसान है चेक करना है, 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको चेक करने में कि जी वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, अगर जी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ गई हैं किसी बंदे में, तो आपको फ़ौरन शिज़ोफ्रेनिया का सोचना चाहिए। अच्छा, विजुअल हेलुसिनेशंस बेसिकली साइकेट्री में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ऑडिटरी हेलुसिनेशंस इंपॉर्टेंट है। विजुअल हेलुसिनेशंस अक्सर औकात ऑर्गेनिसिटी को इंडिकेट करती हैं, वो डिलीरियम के अंदर, एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट के अंदर आ सकती हैं। जबकि जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस अगर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लियर कट हमें साइकोसिस की तरफ जाना है और सोचना है। अच्छा, इसमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट ये करना है कि जो बंदा अगर कहता है कि मुझे आवाज़ें आ रही हैं, बाज़ बात में हम उनसे पूछते हैं तो वो आगे से कहते हैं हाँ जी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन जब मज़ीद आप प्रोब करते हैं तो पता चलता है कि वो उसकी अपनी थाट्स हैं जो कि अंदर दिमाग में उसके चल रही हैं। बाहर से आवाज़ आएगी तो वो हेलुसिनेशन होगी, अगर बाहर से आवाज़ नहीं आएगी तो वो हेलुसिनेशन नहीं होगी। तो एक तो ये कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन अगर आ गया तो ये पैथोजेनिक साइन आप इसको समझ सकते हैं इसका शिज़ोफ्रेनिया का। बहरहाल आगे हम मज़ीद देखते हैं। सर, अगर कहीं पे भी मैं कुछ मिस करूँ या आगे चलूँ तो प्लीज़ बता सकते हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट। अच्छा, ओके, हार्ट डिस्टर्बेंस, हार्ट की जी बड़ी क्लियर डिस्टर्बेंसेस होती हैं शिज़ोफ्रेनिया में, जिनको बड़ा ध्यान से देखना ज़रूरी है। 3 चीज़ें स्पेशली जो है ना, ये तो मतलब आप समझें कि अगर आपको किसी मरीज़ में मिल जाए ना तो आप आंखें बंद करके एक किस्म का कह सकते हैं कि ये शिज़ोफ्रेनिया है। वो क्या है? हार्ट इंसर्शन, हार्ट विड्रॉल, हार्ट ब्रॉडकास्टिंग, कि मरीज़ को लगता है कि उसके जहन में कोई सोचें डाल रहा है, उसके जहन से कोई सोचें निकाल रहा है, या उसके जहन की जो सोचें हैं वो ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, दूसरे लोगों तक जा रही हैं। तो ये अगर हमें साइन मिलते हैं, ये पैथोजेनिक साइंस होंगे शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, इसके अलावा डिल्यूजन जिसमें हमें नज़र आएंगे, और बेसिकली के ऊपर भी हमने बात किया ना, वो भी डिल्यूजन ही होंगे, क्योंकि वो डिल्यूजन ऑफ थॉट इंसर्शन, डिल्यूजन ऑफ थॉट विड्रॉल और डिल्यूजन ऑफ थॉट ब्रॉडकास्टिंग उसको नज़र आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा डिल्यूजन तो आ सकते हैं, मतलब मोस्ट कॉमन वो पैरानॉइड है, सोमैटिक है और इरोटोमैनिक है। इरोटोमैनिक डिल्यूजन के बारे में कोई रोशनी डालना चाहिए? नाम से काफ़ी कुछ जाहिर है। क्या? हाँ, मतलब ये इसको आम अल्फाज में डिल्यूजन ऑफ लव भी कह सकते हैं कि जी हमें लगे, अगर या पेशेंट को लगे कि फ़लाँ सेलिब्रिटी मुझसे मोहब्बत में मुब्तला है और वो बस किसी वजह से इजहार नहीं कर पा रही, लेकिन हकीकत में तो उसका रोज़ाना मुझसे रब्ता होता है। तो ये इरोटोमैनिक डिल्यूजन होगा, बड़ा खूबसूरत किस्म का डिल्यूजन है। सो यू कैन एंजॉय दैट। अच्छा, और डिरेलमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। थाट के जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं या मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करते हैं तो डिरेलमेंट इतनी इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये मतलब आपको मिल गया तो आप आंखें बंद करके डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये शिज़ोफ्रेनिया है। डिरेलमेंट क्या? अच्छा खासा बंदा पटरी पर जा रहा है, एकदम उतर गया और उसकी लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, 3 या 4 या 5 जुमले वो बोलता है तो उनका आपस में कोई तल्लक नहीं है, उनका आपस में कोई लिंक नहीं बनता और वो बेमानी से, बेरब्त से, इर्रेलिवेंट से, गैर ज़रूरी जुमले वो बोल रहा है, तो ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन होगी। ये जब बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो वो बाज़ बात इतने मिक्स हो जाते हैं कि वो वर्ड सैलेंट बन जाता है या वर्बिजरेशन, इवन बाज़ बात शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ नए लफ्ज़ बनाने लगते हैं, वर्बिजरेशन होने लगती है, नियोलॉजिज्म, जी जी नियोलॉजिज्म होने लगती है। नेक्स्ट
अच्छा, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सॉरी ये मैं येलो में लिखा हुआ है, शायद उधर तक बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये मैं बोल देता हूँ। 5 फीचर लिखे हुए हैं, 5 पहले नंबर पे हेलुसिनेशन, दूसरे नंबर पे डिल्यूजन, तीसरे नंबर पे डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, यानी कि स्पीच में भी कोई रब्त नहीं है, बेमानी सी बेमकसद सी गुफ्तगू हो रही है, तो ये डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होगी। और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, अच्छा बात बिहेवियर भी बिल्कुल बेमानी और बेरब्त है। बंदा उठा है, उसने ऐसे कपड़े पहने हैं और बाहर निकल के जनाब ने वो कागज़ चुनना शुरू हो गया, और कागज़ चुनते चुनते अचानक उसने कोई चीज़ उठाई है और इनएडिबल चीज़ों को खाना शुरू हो गया, या उधर ही लेट गया, जो कि उसके लिए नॉर्मली रूटीन में ऐसा नहीं होता। तो ये जो बिहेवियर है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, सेल्फ केयर उसकी ख़राब हो गई है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसकी पुअर हाइजीन है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड जो बिहेवियर है ये काफ़ी हद तक हमें शिज़ोफ्रेनिया में अक्सर नज़र आता है। और आखिरी चीज़ है नेगेटिव सिम्टम्स। सबसे आसान काम जो कि नॉन साइकियाट्रिस्ट लोग कर सकते हैं, एटलीस्ट कि अगर हमें डिल्यूजन या हेलुसिनेशंस मिल जाएं तो हमें पूरी तरीके से अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये साइकोसिस है, और साइकोसिस में फिर आगे मोस्ट लाइकली ये शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, तो अगर इसका क्राइटेरिया ये है कि एटलीस्ट इन 5 में से अगर 2 चीज़ें हमें मिल जाएं तो हम शिज़ोफ्रेनिया का क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं। और इसकी ड्यूरेशन है ये कि ये सिम्टम्स कब आएंगे तो आज हम शिज़ोफ्रेनिया लेबल कर दें। इसके लिए क्राइटेरिया है तकरीबन ICD-10 जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा राइजो नंबर है, उसके मुताबिक 1 महीना, और DSM जो कि अमेरिकन गाइडलाइंस है उसके मुताबिक 6 महीने। तो अगर 1 महीने तक चले, अगर हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स परसिस्टेंटली मौजूद हैं तो हम इसको शिज़ोफ्रेनिया कह सकते हैं। अच्छा, और अगर 1 महीने से कम है तो हम इसे कहेंगे शिज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, कि शिज़ोफ्रेनिया की तरह की ये भी इसकी शक्ल है, आगे मुस्तकबिल का नहीं पता। और अगर ये बीच में आया है और 2 हफ्ते के बाद सेटल डाउन हो गया और मरीज बिल्कुल ठीक है तो हम इसे कहेंगे ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड। तो ये 5 जो बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, मतलब हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, और आखिरी है नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट, अच्छा इसके आगे टाइप्स हैं शिज़ोफ्रेनिया की। जो सबसे कॉमन टाइप है ना इसकी, ये 4-5 जी मेन इसकी टाइप है शिज़ोफ्रेनिया की, लेकिन जो सबसे कॉमन टाइप है वो है पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया। पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया टोटल जितनी भी टाइप प्रेजेंटेशन होती है उसमें से 70% जो लोग होते हैं उनको पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया होती है। और पैरानॉइड का मतलब है कि शक शुबा होना, उसको ये लगना कि कोई मेरे खिलाफ है, मेरा दुश्मन है, यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, मेरी जासूसी हो रही है, रा वाले मेरे खिलाफ हैं, ISI वाले मेरे खिलाफ हैं, और मतलब किसी भी किस्म का शक व शुबा होना। और मलिक साहब हंस रहे हैं जैसे गैर मुल्की साजिशों पर हंस रहे हो। तो पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया बड़ी कॉमन टाइप है शिज़ोफ्रेनिया की। अक्सर इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ ताकि ना याद रहे कि मसलन जी मेरे पास OPD में एक पेशेंट आया BBH में, तो वो आके कहता है कि जी जो अमेरिका की एजेंसी है FBI, रा और मुसाद, ये तीनों ने मिल के मुझे हैक कर लिया है और मेरे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, और ये चाहते ये हैं कि एक फ़िल्म बनाई जाए करबला के ऊपर और जिसमें मुझे हुसैन का रोल दिया जाए। तो हमने जब पूछा कि आपको ये क्यों लगता है कि वो ऐसा कर रहे हैं और आपके साथ, कहता है किस चीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नाम इकबाल हुसैन है और मेरे नाम के साथ हुसैन आता है, तो इसलिए उन्होंने मेरे अंदर कुछ चिप इंस्टॉल कर दी हुई है जिसकी वजह से वो मुझे हैक कर रहे हैं, मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, और अब मुझे वो इस्तेमाल करेंगे और इस फिल्म के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो इस तरह की वो पैरानॉइड टाइप का। अच्छा, हैबिफेनिक शिज़ोफ्रेनिया जो है ना, ये है डिसऑर्गेनाइज्ड शिज़ोफ्रेनिया भी इसको कहते हैं। यानी कि जी आप देख लें कि अगर कोई आपको रोड के ऊपर ना चंद लोग सड़क के किनारे गिरे हुए मिलते हैं जिनको अपनी हाइजीन की फिक्र नहीं है, हो सकता है 2-3 महीने से वो नहाए ना हो, शेव ना की हो, बाल ना काटे, वो रोड किनारे लावारस पड़े हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अगर वो ड्रग एडिक्ट नहीं है तो वो उनको हैबिफेनिक शिज़ोफ्रेनिया हो। अच्छा, तीसरी टाइप है कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया। कैटाटोनिक में क्या होगा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि टोन ऑफ मसल जो है ना वो टूट जाएगी, और इसमें बाज़ औक़ात वो ना मुजस्मा टाइप या स्टैचू टाइप लोग बन जाते हैं, और वो किसी एक पोजीशन में खड़े होते हैं तो घंटों खड़े रहते हैं। मसलन ऐसे उनका हाथ खड़ा हुआ है
तो क्या पता वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इसी एक पोजीशन पर खड़ा रहे। तो ये किस्म का पैथोजेनिक साइन होगा कि हम उनको हाथ ऊपर कर दिया और चेक कर लें कि भाई ये वो नीचे कर सकता है या नहीं। तो ये किस्म का वो उसकी होगी वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी टाइप ना, वो जैसे वैक्स का कुछ स्टैचू टाइप है। अच्छा, इसके अलावा फैंटम पिलो, जी फैंटम पिलो, हाँ, अच्छा हाँ, वो बिल्कुल कि वो ऐसे लेटा हुआ पिलो नहीं है, वो फिर भी गर्दन को ऐसे रख सकता है। तो ये बिल्कुल कि ना वो टोन उनकी इतनी होती है कि ये अच्छा, अगर कैटाटोनिक शिजोफ्रेनिया हो तो इसकी ट्रीटमेंट फिर ECT है, जबकि बाकी शिजोफ्रेनिया में उसकी जरूरत नहीं होती। लेकिन जो मसल टोन अगर ख़राब हो जाए तो फिर हमें ECT की तरफ जाना पड़ता है। खैर उसके बारे में बात नहीं। बाकी ये रेजिडुअल डिफरेंशियल के अदर टाइप्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैरानॉइड या कैटाटोनिक या हैवी फ्रेनिक। ये 3 टाइप्स अगर याद है तो इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट सिंपल भी शिजोफ्रेनिया होता है, रेजिडुअल भी होता है, फ्रेशमारंट अनडिफरेंशिएटेड होता है, शिजोटाइपल होता है, लेकिन वो बहुत स्पेसिफिकेशन में चला जाता है उसके। अच्छा, जो प्रेवलेंस है इसकी वो है 1 to 2% पॉपुलेशन। मसलन आप गिन लें कि अगर ज़िला मंडी बहाउद्दीन में 2 मिलियन की पॉपुलेशन है तो तकरीबन 20,000 लोगों को शिजोफ्रेनिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 1% पॉपुलेशन के अंदर। अगर वालिदैन में से किसी को है तो आप समझ लें कि 10 से 11%, अगर दोनों वालिदैन को है तो 20 से 22%, अगर ट्विंस में है तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में तकरीबन 49% तक जो है ना इसकी शरह बढ़ जाती है। ये बहुत ज़्यादा है। जो ये तकरीबन सर यूनिवर्सल है, जितने भी कंट्रीज़ में रिसर्च हुई है तकरीबन ये स्टैटिक हमें डाटा मिला है। नेक्स्ट अच्छा, पेशेंट केयर। अच्छा, सवाल ये है कि ओके, अच्छा नेक्स्ट अच्छा, सवाल ये है कि जी ओके, डायग्नोज हो गया, हमारे पास मरीज आ गया, हमने शिजोफ्रेनिया डायग्नोज कर लिया, अब आगे क्या करना। अच्छा, पहली तो बात यह है कि शिजोफ्रेनिया के बारे में अच्छी खासी लोगों को गलतफहमियाँ होती हैं सोसाइटी में। पहली तो बात कि अक्सर का हमारे तक पहुँचते पहुँचते मरीज़ को 5-6 साल भी इवन लग जाते हैं, 8 साल भी लग जाते हैं। वो दम करवा रहे होते हैं, इधर उधर घुमा करा रहे होते हैं। अगर मरीज़ पहुँचता है तो फिर घर वालों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये फौरी तौर पर ठीक हो जाए और बिल्कुल आम बंदों की तरह जॉब पे जाए, पैसे कमाए। इसका बाप तो काम कर रहा है, ये अभी तक काम नहीं कर रहा है, इसका भाई काम कर रहा है, ये नहीं कर रहा, और वो पढ़ाई करे, परफॉर्म अच्छा करे, और ये ऐन जवानी में आती है। जो सॉरी इसकी एज का वो नहीं लिखा हुआ था, इसकी एज ऐन जवानी में अंदर आती है। यूजुअली ये 16 से लेके 26-28 साल की उम्र के दरमियान होता है। फिर जो जो उम्र बढ़ती जाती है इसकी वो रेशो या रिस्क कम होता जाता है, लेकिन हो किसी भी एज में सकती है। अगर 40 के बाद हो तो हम इसे कहते हैं लेट ऑनसेट शिजोफ्रेनिया, और अगर 60 के बाद हो तो हम इसे कहते हैं वेरी लेट ऑनसेट, और वो बड़ा अनलाइकली है। यूजली ऐन जवानी में जब आपका बच्चा BSc करने फर्ज के स्कूल जा रहा है, जी कॉलेज गया, पहले दिन बीमार हो गया, जॉब करने गया, बीमार हो गया, तो ये इस तरह मतलब आती है। और लोग उस वक्त दे आर कॉट विद एब्सोल्यूट शॉक कि क्या हो गया, अभी तो नौजवानी के दिन आए थे और शिजोफ्रेनिया आ गया ऊपर से। तो शिजोफ्रेनिया की जो साइको एजुकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रोवाइड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शायद हमारे लिए सबसे मुश्किल डायग्नोज है जो कि ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के ज़ुमरे में आता है। हमें आज तक अच्छे अल्फाज नहीं मिल सके कि हम उन लफ्ज़ों में घर वालों को बता सकें कि ये किस तरह की बीमारी है, इसको कैसे आगे आपकी तवक्कुआत क्या होनी चाहिए और इसको कैसे लेके चलें। सो वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि जी कैसे हम इसको अच्छे तरीके से शुगर कोट करके बयान कर सकें। लेकिन सच्ची और तलख बात यह है कि ये लाइफ लॉन्ग इलनेस है, इन मोस्ट केसेस कंटिन्यूस इलनेस है, और अगर बीच में ये थोड़ा बहुत वक्फा भी दे तो वापस भी आ जाए। तो ये तो इसकी बैड न्यूज़ का एस्पेक्ट है। लेकिन अच्छी न्यूज़ इसकी ये है कि अगर इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो तो ये इतना अच्छा मरीज़ ठीक हो सकता है कि यूजली 90%, 95% तक उसकी फंक्शनैलिटी वापस आ जाती है। वो खाना पीना, घर बाहर चलाना, शादी करना, बच्चे पैदा होना, जॉब करना, वो सारा कुछ कर रहे हैं।
इवन गोरों के मुल्कों में तो हमने देखा है कि जी उनको पता ही नहीं चलता कि जी ये मतलब बंदे को शिज़ोफ्रेनिया है या नहीं है। यहाँ पर भी हमारे कई पेशेंट इतने अच्छे सेटल्ड होते हैं कि अगर वो किसी नए डॉक्टर के पास जाएंगे भी ना तो वो उसका मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करके पता ही नहीं चलेगा कि इसको कोई प्रॉब्लम भी है। इस हद तक फिट हो जाता है पेशेंट अगर प्रॉपर दवाई ले। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि पेशेंट को दवाई लेनी है सारी उम्र। अब सारी उम्र तो मोटिवेशन अच्छी रहती कोई नहीं, घर वाले भी थक जाते हैं, पैसे भी लगते हैं, मरीज़ भी थक जाता है और वो कहता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, आप क्यों मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो, क्यों दवाई खिला रहे हो। ऐसी सूरत हाल में बड़ा मुश्किल हो जाता है और कंप्लायंस जब पुअर होती है तो फिर दोबारा बीमारी के सिम्टम्स वापस आते हैं। और ये बाज़ औक़ात वो ख़तरनाक लम्हा होता है जब मरीज़ कोई सीरियस जुर्म कर सकता है, वो कोई गलती कर सकता है। हमने कितने ही लोगों को देखा है कि वो जराइम तक करने लगते हैं, बंदूक उठाई, किसी को कत्ल कर दिया, उनको लगा कि फ़लाँ बंदा वो मेरे खिलाफ है, इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसे मार दूँ। या हेलुसिनेशन आ रही है। आप जस्ट इमेजिन करें कि आपको एक हफ्ते तक मुसलसल कोई आवाज़ कोई आर्डर दे रही है और कह रही है कि जाओ जाओ उसे मार दो, जाओ जाओ उसे मार दो वरना वो तुम्हें मार देगा, उसके अंदर शैतान है, अगर तुमने जन्नत में जाना है तो जाओ जाओ उसको मार दो। अब वो कंटिन्यूसली आप आवाज़ें सुन रहे हैं, आप कब तक रेजिस्ट करेंगे? और उसको रेजिस्ट करते करते आप थक जाते हैं और इवेंचुअली किसी दिन ऐन मुमकिन है कि उसकी आवाज़ को सुनते हुए आप जाएँ और चल के तो अगले बंदे को नुकसान पहुँचाएं। अक्सर माओं के साथ होता है पोस्टमार्टम साइकोसिस में, मैडम बैठी हैं कि चाहे जो डिलीवरी के बाद जो पोस्टमार्टम साइकोसिस होती है उसमें उनको माँ को आवाज़ आने लगती है कि जी किल योर चाइल्ड, ही इज़ अ डेविल। वो जाएगा और चल के तो हमने देखा है माँ बाज़ बात उठा के बच्चे को कुएं में फेंक देती है और फिर अड्याला जेल में चली जाती है क्योंकि उसका बाप समझता है कि ये मेरे बच्चे की कातला है। तो ये मतलब प्रैक्टिकल मसाइल है। तो इसलिए हमें कंप्लायंस के बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। दवाई सारी ज़िंदगी लेनी है, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी हम इसको मैनेज करेंगे उतना अच्छा रिस्पांस है। अच्छा ये अगर ये जो इलाज करना कैसे है, डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे विजिबिलिटी कम है, लेकिन अगर हम देखें ना तो जो मोस्ट कॉमन एंटीसाइकोटिक्स हम यूज़ करते हैं वो रिस्पेरिडोन है, कोटायापीन है, एरिपिप्राजोल है, आजकल पेलिपेरिडोन है और पुरानी जो एंटीसाइकोटिक्स थी उसमें से हेलोपेरिडोन। अब हेलोपेरिडोन का सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि उसके साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा रिलाई करते हैं सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स के ऊपर लाइक रिस्पेरिडोन। और उसकी जो मिनिमम इफेक्टिव डोज है वो 2 मिलीग्राम है रिस्पेरिडोन की और जो उसकी मैक्सिमम डोज है वो 16 मिलीग्राम। अच्छा इसी तरह अगर हम कोटायापीन की बात करें, कोटायापीन के अंदर लिखा हुआ है कि साइकोसिस के लिए जो मिनिमम डोज है वो 150 mg है। वैसे एक्सक्लूसिव हम नींद के लिए देते हैं 25 mg तक, लेकिन साइकोसिस के अंदर इसकी मिनिमम इफेक्टिव डोज है वो 150 mg है और जो मैक्सिमम डोज है वो है 750 mg तक। अच्छा इसी तरह जो पेलिपेरिडोन है ये भी 3 मिलीग्राम से लेके 12 मिलीग्राम तक, हेलोपेरिडोन 5 मिलीग्राम से लेके 20 मिलीग्राम तक। तो ये मतलब मिनिमम है कि हम इसको स्टार्ट करें जस्ट भी हम सेफ साइड। पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस है वो ये है कि जी हम जिस भी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक्स दें साथ उसके हम वो प्रोसाइक्लिडिन या कैम्प्रोपेरा को दे दें ताकि उसको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट ना हो, वरना वो फिर अच्छा खासा परेशान हो जाते हैं कि ये तो दवाई में बड़ा उल्टा असर है। तो यूजली जो है ना अगर साथ प्रोसाइक्लिडिन का वेंट्रिकुलर एनर्जी का कवर हो तो वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा रिस्पांस को देखना कितने अरसे तक है। अगर हमें पहले तो बात है कि देखना है कि जी रिस्पांस कब आता है। 2 हफ्ते में हमें एंटीसाइकोटिक का भी रिस्पांस नज़र आने लग जाता है। अगर पहले एंटीसाइकोटिक से रिस्पांस आ गया तो ठीक, सर बिस्मिल्लाह, वरना आप दूसरी एंटीसाइकोटिक ट्राई कर सकते हैं। अगर दूसरी से भी रिस्पांस नहीं आया, एटलीस्ट 2 एंटीसाइकोटिक्स जिसमें से कहते हैं कि एक ओलेंजापीन हो प्रेफरेबली। ओलेंजापीन बड़ी अच्छी एंटीसाइकोटिक है लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि वेट गेन होता है या डायबिटिक्स में हम नहीं दे सकते। अच्छा तो उसमें वो कहते हैं कि अगर ओलेंजापीन आपने दी हुई है एटलीस्ट और साथ और एक और एंटीसाइकोटिक दिया, रिस्पांस नहीं आया, तो इसको हम कहेंगे ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट शिज़ोफ्रेनिया के अंदर फिर आगे हम देखेंगे कि अगर आगे हमें क्या करना है, उसमें फिर क्लोज़ापीन की तरफ जाते हैं जो कि मास्टर एंटीसाइकोटिक है, मिराकुलस रिजल्ट हैं। यूके में जितना मैंने काम किया है देखा है कि हर वार्ड के अंदर एक क्लोज़ापीन क्लिनिक है। क्लोज़ापीन क्लिनिक के अंदर पेशेंट आते हैं
वो आए हैं, उन्होंने आके, क्योंकि उसमें जी आपको ना शुरू के 18 हफ्ते रेगुलर आपको अपनी WBC की मॉनिटरिंग करवानी पड़ती है, CPC करवाना पड़ता है। तो वो आते हैं उधर आके CPC के लिए ब्लड देते हैं, अपनी क्लोज़ापिन के अगले हफ्ते की डोज लेते हैं और घर चले जाते हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से ना वो उन लोगों ने इस सिस्टम को चलाया हुआ है। तो क्लोज़ापिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम बहुत कम लिखते हैं। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, मरीज़ उसको वो ले नहीं पाते, और WBC की काउंट बहुत कम हो सकती है इसके अंदर, और उसकी वजह से ये बात नुकसानदेह होता है। वेट गेन इसके साथ भी काफ़ी एसोसिएटेड है, कब्ज़ हो सकती है और दूसरे साइड पर। लेकिन क्लोज़ापिन तो वैसे भी खैर साइकेट्रिक सेटअप में ही होता है, बट इन नॉन साइकेट्रिक क्लिनिक्स एटलीस्ट वी कैन कंसिडर गिविंग हेलोपेरिडोल और रिस्पेरिडोन और ओलेंजापिन और क्वायापिन और पेरिमेट्रोजोल वगैरह। नेक्स्ट, अच्छा ये लाइसेंस मैक्सिमम लोग को हम आगे नेक्स्ट। अच्छा जो है ना एंटीसाइकोटिक्स का इस्तेमाल हमने कर लिया, साइकेट्री वाले हम बड़े सौखे हो जाते हैं, मरीज़ को दवाई खिला दी, हमने कह दिया कि जी आपने चल के दवाई खानी है, हम समझते हैं हमारा रोल ख़त्म हो गया है, लेकिन बेसिकली ये बड़ा मिनिमम रोल है। आइडियली हमें घर वालों को पूरी कंपनी देनी चाहिए। हमारी साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद है, ये इनका पूरा काम है कि जब भी हम कोई नया पेशेंट डायग्नोज करते हैं तो उसको पूरी साइको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आधे घंटे एक्सपेक्टेशन क्या है घर वालों की, क्या तवक्को रखनी है, पढ़ाई की कितनी तवक्को रखनी है, जॉब की कितनी तवक्को रखनी है, और ये आपने इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मतलब बच्चा मेडिकल कॉलेज में सेकंड ईयर में शिज़ोफ्रेनिया डेवलप हो गया है इस वक्त, तो उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, घर वालों का अब्बा जी का दिल होता है कि कुछ भी हो ये फटाफट डॉक्टरी करें ना, बाकी बातें बाद में। तो हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक करना है और अकॉर्डिंगली अडाप्ट करना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको लेके चलें। यूके में ही फॉर एग्जांपल जी हमारे वार्ड के अंदर एक काम ये होता था कि एक सोशल वर्कर है जिसने पेशेंट के साथ घर जाना है कि चल के देखे कि जी ये क्या माइक्रोवेव ओवन को पेशेंट चला सकता है या नहीं, या क्या ये फ्रिज को ऑपरेट कर सकता है, क्या ये खाना अपना गर्म कर देगा अगर अकेला रह रहा है। तो आपने ये मल्टीपल चीज़ों को देखना होता है, उसकी रिस्क असेसमेंट करनी है कि वो खुद को या किसी को नुकसान ना पहुँचे। आज मैंने एक पेशेंट की वो ECG की है, तो वो उसने अपने आप को शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था और उसको भी इसी तरह हेलुसिनेशंस हो रही थी, उसने अपना गला ब्लेड से कट करने की कोशिश की। तो सीरियस नुकसान लोग अपने आप को पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी साइकोसिस आ जाए तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसका फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसकी मरीज़ की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आगे घर में इसकी अडाप्टेशन कैसी है, इसका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, क्या ये अकेला तो नहीं, अगर हॉस्टल में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल बच्चा और अकेला कमरे में रहता है तो वेरी लाइकली कि वो दवाई नहीं खाएगा। तो ऐसे में हमें इंश्योर करना है कि उसकी कंप्लाइंस की मॉनिटरिंग हो सके। तो इस तरह के फैक्टर्स हैं हमें। अच्छा बाकी वो इसी ठीक है, वो कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया के अंदर। और बाकी साइकोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, CBT का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके थॉट प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि हालुसिनेशंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है मरीज ने, ये भी उसको एजुकेट करने की जरूरत है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, खैर इट विल बी टू लॉन्ग। अच्छा बस मेरा ख्याल है कि इट इज़ ओवर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्या चीज़ हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है शिज़ोफ्रेनिया की डायग्नोसिस के लिए। उसमें से एक ये भी समझा जाता है कि मरीज़ को इनसाइट नहीं होता, वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बीमार तो आप है, बीमार मैं नहीं हूँ आप है, तो ये इनसाइट उसको नहीं होती। अच्छा ये क्वेश्चन पेशेंट जो है वो डिप्रेसिव होते हैं जी, मैजिक होते हैं उसको। अच्छा ये ना एक टर्म साइकोटिक डिप्रेशन, वो एक और चीज़ है। अच्छा उसके अंदर जब हम बाइपोलर डिप्रेशन की तरफ आएंगे ना तो वो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि ना कि मूड का एलिमेंट साइकोसिस के साथ ये बड़ा कॉमन है। शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट भी डिप्रेस्ड हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट के अंदर भी ग्रेडियासिटी आ सकती है। तो हमें उसको देखना है कि बाद बार अगर एक शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है कंसिस्टेंटली दवाई खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा और वो मुस्तकिल उसको खानी पड़ रही है, तो वेरी लाइकली कि वो डिप्रेस होगा। तो उसमें ऐसे में हमें एंटी डिप्रेसेंट देने पड़ेंगे। तो ये एक शिज़ोफेक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल होता है। हाँ एक्चुअली शिज़ोफेक्टिव की डेफिनेशन ये है कि अगर दोनों फैक्टर इकट्ठे आ मूड का एलिमेंट भी और साइकोसिस का एलिमेंट भी इकट्ठे ट्रिगर हो गए। अगर शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट डिप्रेस हो गया तो वो रिपोर्ट बात है, या अगर पहले से पेशेंट डिप्रेस्ड है
और बाद में साइकोसिस डेवलप हो रही है तो फिर डायग्नोसिस और होगी, फिर ये होगी कि डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर। देना चाहिए कि ड्रग्स को रोका जा सकता है। ये फैसल भाई हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है। सच्ची बात यह है कि हमारे बहुत सारे मरीज ना बड़ी जल्दी सेट हो जाते हैं शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर, लेकिन ना अगर तो हमें यकीन है ना कि ये शिज़ोफ्रेनिया है तो हम बहुत कम रिस्क लेते हैं दवाई को टेपर ऑफ करने का। हम ये तो कोशिश करते हैं कि रिस्पेरिडोन के 6 मिलीग्राम से उसको 4 पे ले आएँ या 4 से 3 पे ले आएँ, या फिर भी ठीक है तो 3 से 2 पे ले आएँ, लेकिन बिल्कुल बंद करने की जल्दी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर बाज़ बात ऐसा भी होता है कि जो मरीज़ को हमने 2 पे रखा हुआ है वो खुद ही छोड़ देता है, तो वो मतलब अगर ठीक है तो ठीक है कि आप तो 6 महीने के बाद उसको दोबारा रिलैप्स हो हाँ प्रेफरेबल। अगर फिर बाद में सिम्टम्स का रिलैप्स होता है तो फिर हम डोज को टाइट्रेट करेंगे और ऊपर लेके चलेंगे। अगर कोई रेयरली बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसके फिर डायग्नोसिस को रिवाइज करते हैं या इस तरह हो भी सकते हैं? सर ये हमने पहले जो दफ़ा वो डिस्कस किया था कि साइकेट्री में जो डायग्नोसिस है ना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो डायग्नोसिस हम यूजली रिवाइज नहीं करते जब हमें पता होता है कि ये है शिज़ोफ्रेनिया। देखें बाकी जो चीज़ें हैं ना बड़ा क्लियर कट है। थॉट इंसर्शन अगर किसी बंदे में आई है और मैंने अपने पहले नोट्स में लिखा हुआ है कि थॉट इंसर्शन है, थॉट विड्रॉल है, थॉट ब्रॉडकास्ट है, थॉट इको है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन है, 3 महीने से बंदा बीमार है तो मैं कभी भी उसकी डायग्नोसिस को रिवाइज नहीं करूँगा क्योंकि ये साइंस किसी और में हो ही नहीं सकता। अच्छा हाँ ये हो सकता है कि साइकोसिस वाला बंदा ठीक हो गया और सिम्टम फ्री हो गया, तो इसलिए मैं उसको उसी कैटेगरी में रखूँ। लेकिन अगर किसी ज़माने में चल के मुझे बीच में कोई नई अलामतें मिलती हैं जिसमें मुझे लगता है कि ये शायद एनीमिया की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर कम्बिनेशन बन जाएगा इसके, वो कम्बिनेशन कुछ बने तो। Which type of schizophrenia is blessing for your patient and which type of schizophrenia is nightmare for psychiatrist? Sir, I think no type of schizophrenia is blessing for anyone. Sir, अगर हुआ है तो हाँ सर स्टिल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर वो होना ही है तो फिर आ जाके तो वो कोई रेजिडुअल टाइप की हो जाए कि जिसमें कोई छोटी मोटी इक्का दुक्का अलामतें बच जाएँ। जो सबसे मुश्किल है वो और जो सबसे कॉमन है वो पैरानाइड शिज़ोफ्रेनिया, और पैरानाइड शिज़ोफ्रेनिया को ही हैंडल करना मुश्किल है क्योंकि उसको हर वक्त ये लग रहा है कि कोई मेरे खिलाफ है, मैं इधर खड़ा हूँ वो बाहर से कोई लोग ना आ जाए बंदूक उठा के मुझे गोली ना मार, हर वक्त मैंने खौफ के साए में ज़िंदगी जीनी, तो ऐसे में उसकी जान निकलती रहती है। हाँ सुइसिडल और होमिसिडल। सुइसिडल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो खजल खराबी में गुजार रहा हूँ और मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, कब से इतने डॉक्टरों के पास जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, तो मतलब मैं इससे बेहतर है कि मैं अपने आप को नुकसान ही पहुँचाऊँ। और होमिसिडल वो इसलिए होगा क्योंकि उसको लगेगा यूजली कि ये अगला बंदा मुझे मारना चाहता है, तो इस सेंस में वो हो सकता है। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स किसमें? सर पहली तो बात की जो फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस है ना या पेशेंट आया हमारे पास ना वो सबसे अच्छा रिस्पांस होता है। नई तख्ती बिल्कुल फ्रेश स्लेट, हम उसके ऊपर अपने नए तरह से एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, एकदम बहुत ज़ाती रिस्पांस आता है। घर वाले कहते हैं कि ये तो सर बहुत होगा, जितना जल्दी ट्रीट करेंगे उतना अच्छा होगा। और यूजली पैरानाया बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करता है और जो हैवी फ्रेनिंग है वो सबसे कम रिस्पॉन्ड करता है। उसको हम दे के एंटीसाइकोटिक्स थक जाते हैं, बाज़ बात वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। पैरानाया वाला जो है ना वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है, तो इसलिए वो उस जितनी सिम्टम्स फ्लोरिड होंगी उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और वो घर वाले शुरू में जितने परेशान होते हैं बाद में वो उतने ही खुश या मुतमईन भी होते हैं। तो ये मतलब है पैरानाया वो कैटाटोनिक तो बहुत अच्छा है इन द सेंस कि उसकी ट्रीटमेंट ईसीटी है। अगर मेरे पास ईसीटी नहीं है तो मैं उसको ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं उसकी ईसीटी करता हूँ तो ही विल बी फाइन विद इन नेक्स्ट 1 वीक और सो। क्या? हाँ फार्माकोथेरेपी। जी सर। दो क्वेश्चन है जी। एक तो ये पूछना था कि डायग्नोसिस के बाद आप फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि मिनिमम इफेक्टिव डोज से स्टार्ट करें और उसको पाइल अप करते जाएं, या ये कि आप
बिल्कुल ऊपर में कोर्स से स्टार्ट करके और बाद में आप उसको जो है वो क्या करवाओगे? सर एक तो ये है कि जी हम उसमें जो फैक्टर देख लेते हैं कि जी पेशेंट का वेट कितना है, एज कितनी है। जो यूजली एडल्ट हैं उसमें अब जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं वो तो हैं कि जी मिनिमम इफेक्टिव जो है ना वो 2 मिलीग्राम है पर ग्राम पर उनकी तो आइडियली हमें उसी से शुरू करना चाहिए। स्पेशली जो पेशेंट एंटीसाइकोटिक नाइल है उसने पहले कभी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग अच्छे रिस्पांस के लिए जब फ्लोरिड सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा वाज़ेह सिम्टम्स हैं, तो हम यूजली 3-4 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं हम देंगे इतना। फिर वो फिर ग्रेजुअली सर जितने पे चल के उसका रिस्पांस अच्छा आ जाए। हर हफ्ते हर 2 हफ्ते के बाद हम 2 मिलीग्राम को बढ़ाते हैं। दूसरा सर फर्स्ट टाइम और डायग्नोसिस मेल्स में ये कि 15 से 25 साल की एज है जिसके दौरान प्रेजेंटेशन होती है, फीमेल्स में थोड़ा सा लेट है, इससे 25-30 ईयर्स के अर्ली वार्निंग साइन क्या है? क्योंकि जो फुल ब्लोन सिम्पटम्स है वो सॉरी आई कंप्लीटली फॉरगॉट दैट पॉइंट सर, वेरी ये जो है ना जो शिज़ोफ्रेनिया से जो पहली स्टेज है ना उसको हम कहते हैं प्रोड्रोम, और ये बड़े मज़े के इसके साइन होते हैं। काश के हम उसे क्लिक कर सकें। वो क्या होता है, मतलब मरीज़ है ना वो कहता है मैं गाड़ी में बैठने लगा तो रोज़ाना मैंने उसकी सीट पर बैठना हमेशा पिछली सीट है, तो मैंने वो एक टिपिकल सा उसका बिहेवियर हो गया और वो कहेगा कि एक ख़ास पैटर्न को वो रिपीटेडली शायद करने लगे, बिजार सा बिहेवियर होने लगेगा उसको, जिसको हम किसी खाते में डाल नहीं सकते। ना शायद वो हेलुसिनेशन हो, ना वो डिल्यूजन हो, लेकिन कुछ भी वो हो सकती है। प्रोड्रोम की अजीब सी सिम्टम्स होती हैं, अनस्पेसिफिक होती हैं, लेकिन फैमिली नोटिस करती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो अर्ली सिम्टम्स को हम जितना डिटेक्ट करें उतना जल्दी और उतना अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। और वो कोई भी बिजार सिम्टम हो, जो मोस्ट कॉमन एक मसले जो मेरे जहन में मिसाल हुई थी कि हमने एक पेशेंट को देखा था जो कि रोज़ाना कहता है कि मैंने आगे नहीं बैठना, मैंने पीछे और वो भी लेफ्ट साइड वाली सीट पर बैठना है, या सोफे में भी बैठना है तो उसने आके घर में अपने खास सोफे के ऊपर बैठना है, तो वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगेगा, थोड़ा सा शक मसलन आया ना तो अगर देखते आप देखें तो मसलन पेशेंट है आया घर में और आके बैठा है तो उसको देखना शुरू कर दिया हर तरफ देख कर, और उसमें वो आपको अचानक लगे कि ये कुछ ढूंढ रहा है। वो क्लियर नहीं बताएगा कभी, लेकिन कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। एनीथिंग कुड कम एट एनी टाइम, मसलन किसी की कोई तरतीब नहीं है। कई मरीज हैं जिनमें सर कई मरीज हैं कि जिसमें सिर्फ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, हमें शायद उसमें हेलुसिनेशन कभी भी ना मिले, हमें उसमें डिल्यूजन कभी भी ना मिले, तो हम सिर्फ डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर या डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच की बुनियाद के ऊपर भी साइकोसिस कह सकते हैं, और इसके लिए वो टर्म बात पर बिहेवियरल साइकोसिस भी यूज़ होती है। मसलन एक पेशेंट है वो रोजाना अपने बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं और फिर बाद में उसके साथ खुदा नाश्ता खेल रही है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट? तो अगर उस वक्त आपके पास जो है ना वो हेलुसिनेशन डिल्यूजन नहीं है तो आप बैठ तो नहीं रहेंगे चुप करके कि जब तक हेलुसिनेशन डिल्यूजन नहीं आते आप इसका इलाज नहीं करेंगे साइकोसिस। तो ये बिहेवियरल साइकोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें करना है, किसी को भी किसी भी टाइम पे आ सकता है। सर एक और बात है, PCD से कैसे कनेक्शन होगी? मैकेनिज्म क्या है? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इस सवाल की बहुत सर्च कर चुके हैं। PCD कैसे कनेक्ट करेंगे? मुझे इस चीज़ का मतलब आई मीन साइकियाट्री की तुम्हारा क्वेश्चन न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस को ठीक करती है। साइकोसिस में भी तो देखे ना डोपामाइन का रोल, तो साइकोसिस न्यूरोट्रांसमीटर है, साइकियाट्री इज ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, तो आपने इन चीज़ों के इम्बैलेंस को ठीक करना है। ECT का उसमें ऑब्वियसली रोल है। एक है प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? कि वो उसकी पर्सनैलिटी में इस तरह स्लो चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कि कुछ ऐसे के बाद में वो अच्छा, एक चीज़ और जो आपके सवाल से याद है, एक ये होता है कि यूजली जब डिल्यूजन आता है ना किसी भी पेशेंट के अंदर, तो वो अकेले बंदे को डिल्यूजन होता है, बाकी सारी फैमिली उसको कहती है कि ऐसा नहीं है और ये तुम गलत सोच रहे हो, कैमरे कोई नहीं लगे हुए, इधर कोई तुम्हारी जासूसी नहीं होगी। लेकिन बाज़ औक़ात वो इतना कन्विंसिंग होता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कन्विंस कर लेते हैं और फैमिली वाले भी एक शेयर्ड डिल्यूजन डेवलप कर लेते हैं और बाज़ बात वो इकट्ठे आ जाते हैं कि हमारे घर में तो कैमरे लगे हुए हैं। तो इसको फ्रेंच में कहते हैं फोली या दो, ये शेयर्ड डिल्यूजन। तो ये इसकी सिम्टम हो सकती है।
सर जी सर। ये घर वाले लेके जाते हैं ये हिस्सा वही आपको मिले हो। ये मारना चाह रहे हैं या नुकसान करना चाह रहे हैं। अब वो ट्रीटमेंट करवाने की तैयारी ना वो आपकी बात मान रही है ना वो घर वाले मान रही है। हाँ, अब सोच ठीक करेंगे। अब सर उसका प्रॉब्लम ये है ये एक तो पहली बात है कि पैरानाइट कैटेगरी के अंदर आ गए और ये हमारे हर दूसरे मरीज की कहानी है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक ही आ गया है, वैसे एथिकली वो बहुत अच्छा नहीं है। महजब मुल्कों के अंदर इसके ऊपर पाबंदी है कि आप चोरी छुपे मरीज़ के नॉलेज में लाए बगैर उसको दवाई नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि अगर आपकी कोविड मेडिसिन की पॉलिसी है तो एटलीस्ट वो कंसल्टेंट करके पेपर साइन करें, साथ किसी और बंदे को इन्वॉल्व करें और एथिकली आप करें। लेकिन पाकिस्तान में प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि हम कुछ ड्राफ्ट्स वगैरह की सूरत में एंटीसाइकोटिक्स दे देते हैं घर वालों को, जिसमें वो चल के फूड में, चाय में, खाने में ड्राफ्ट्स मिला दिए और